फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। इसी के साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सपोर्ट नहीं कर रही थी, मेरी हेल्थ थोड़ी सी सपोर्ट नहीं कर रही थी और आप लोगों ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स और कंसर्न जताया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लेकिन अब मैं बिल्कुल हेल्थ वाइज काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज रिएक्शन वीडियो में अगर किसी भी चीज़ को लेके देखिए मिर्ची लगे तो उस मिर्ची को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बात तो वही करेंगे जो बात होगी, बात वही करेंगे जो बात दिखाई गई होगी। हम ना तो कभी किसी की पर्सनल जोन में जाते हैं, हालांकि यहाँ पे हम हर किसी की प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं और उस प्रिवेसी को ध्यान रखना भी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगी कि सपना के साथ बीते कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों पे ना धीरे धीरे मेरा नोटिस जा रहा है। धीरे धीरे मेरा नोटिस इसीलिए जा रहा है क्योंकि पहले मैंने इन चीज़ों पे गौर नहीं किया था, क्योंकि पहले मैं किसी को भी शक के घेरे में ला ही नहीं पा रही थी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि सप्ताह अब बहुत ज़्यादा अच्छे सेफ जोन में है, तो इसीलिए कभी भी उसको लेके इनसिक्योरिटी माइंड में आई ही नहीं। लेकिन जो ये पिछले हफ्ते में जितना भी मैस हुआ ना, उसके बाद से जब मैंने सारे डॉट्स जोड़ने शुरू करे तो वो डॉट्स कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और वो सारे डॉट्स पब्लिक को पता होने इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि चीज़ें शुरू कैसे हुई और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां सपना की लग रही हैं। खैर, सपना की जो गलतियां हैं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और बहुत अच्छे से सपना की एक एक गलती को मैं एक्सप्लेन करूंगी और उम्मीद करूंगी कि उन गलतियों पे और उस एक्सप्लेनेशन पे आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये वीडियो में यहाँ पे कुछ उस तरफ आप लोगों का रुख डाइवर्ट करना चाह रही हूँ जो पिछले एक महीने में हुआ है। हालांकि सपना बहुत 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 कॉन्फिडेंस के साथ अपने ससुराल को छोड़ के ग्वालियर शिफ्ट हुई थी। उसके बाद क्योंकि सपना की दोस्त के ऊपर कोई हेट्रेड ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि सपना उसी के भरोसे उस सिटी के अंदर घुसी थी, वरना सपना उस सिटी में पैर रखने की हिम्मत अकेले नहीं करती। जो लड़की कभी घर की चार दीवारी से बाहर इंडिपेंडेंट होके निकली ही नहीं है, जो लड़की सर पे पल्लू रह के घर के चार दीवारी के अंदर रहती है, हालांकि अपने काम के लिए टाइम टू टाइम उसका जो ऊपर का फ्लोर था ना और जो ऊपर का जो एक कमरा था उस कमरे के अंदर वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें भी करती थी, लेकिन जब वो उस फ्लोर से उतर के नीचे आती थी ना तो वहाँ पे वो अपने बहू होने का फ़र्ज़ भी पूरा बखूबी निभाती थी। वो सारे रिचुअल फॉलो करती थी जो एक घर की बहू को करने चाहिए। तो अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करने की वो अपनी तरफ से भरपूर इनफैक्ट पूरी कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे जिस समय घर का ये सारा माहौल डिस्टर्ब हुआ उस समय पे उसको आशा की एक किरण दिखाई दी और बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से, बहुत ही हम्बल तरीके से और बहुत ही हेल्पफुल वाले तरीके से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया, उसको अपनी ओर खींचा गया। और ये इसीलिए सपना चली गई क्योंकि सपना ने पिछले 2-3 साल में किसी इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा भरोसा किया था, अपने माँ बाप भाई बहन से भी ज़्यादा भरोसा उस लड़की पे किया था। इसीलिए वो उसी की सिटी में उसी के पास चली गई, वरना सपना उस डायरेक्शन में कभी भी कदम नहीं रखती। हालांकि उसको हेट ना मिले, टाइम टू टाइम सपना ने चीज़ें अपने ऊपर ली हैं हर बार, ताकि वो हेट से बची रहे, ताकि वो नेगेटिविटी से बची रहे। सपना ने हर बार हर चीज़ अपने ऊपर ली, लेकिन सपना को वहाँ पे आने का कॉन्फिडेंस देने वाली उनकी दोस्त ही थी। उसके बाद सारा कुछ डिसाइड दोस्त ने किया और जैसे कि मैंने बताया सपना को बाहरी दुनिया का एक्सपोजर था ही नहीं, शायद वो कभी किसी सोसाइटी में रही नहीं, सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों से नहीं पता है ना, तो वो सारी चीज़ों में उन्होंने हेल्प करा। अब जो फ्लैट इन्होंने ही सपना को दिलाया,
जो फ्लैट इन्होंने ही सपना के लिए 3-4 दिन के अंदर ढूंढा, बाद में उसी फ्लैट को बदनाम सपना ने नहीं, उसी जगह को बदनाम इनकी दोस्त ने खुद किया, ये बोल के कि उस फ्लैट के अंदर क्या कर्मकांड होते थे, ये बोल के कि उस फ्लैट के पड़ोसी क्या शिकायत करते थे। ये सारी बातें करके एक सोसाइटी को बदनाम भी इनकी दोस्त ने ही किया, क्योंकि इससे पहले ना तो उस सोसाइटी के लिए किसी ने नेगेटिव बोला था, ना ही ये किसी को पता था कि उस जगह पे कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक लेडी का व्लॉग देखा, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर जगह पे गई जिस जगह पे सपना रहती थी, यानी कि उस सोसाइटी में गई जिस सोसाइटी में सपना को रेंटल प्रॉपर्टी दिलाई गई थी। और उसके बाद देखने के बाद हमें ये पता चला कि जिस प्रॉपर्टी में, जिस सोसाइटी में सपना रह रही थी, वो कमर्शियल प्लस रेजिडेंसी थी, मतलब रेजिडेंशियल भी था और कमर्शियल भी था। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं जिसके ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल होता है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से सोसाइटी शुरू होती है, किसी किसी में सेकंड फ्लोर से भी शुरू होती है। तो वो भी जो सोसाइटी थी वो ऐसी ही थी, जिसमें नीचे कमर्शियल था, एक होटल और रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप, वो था, और उसके बाद वहाँ पे बाकी रेजिडेंशियल एरिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज और कुछ लोग वहाँ पे रहते भी थे। तो ये प्रॉपर्टी फाइनलाइज करवाई थी सपना की दोस्त ने। जैसे कि सपना को, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटीज़ वगैरह का कोई आइडिया भी था कि किस तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में हमें रहना चाहिए, किस टाइप की रहना चाहिए। उसको बिल्कुल ऑन रोड वो प्रॉपर्टी दिलाई गई और कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे उसको फ्लैट दिलाया गया। उसने फ्लैट के अंदर देखा और वो एक फर्निश्ड फ्लैट था, जहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि उस समय पे उसको किसी भी तरीके से अपने सर के ऊपर छत चाहिए थी, रहने को घर चाहिए था, है ना। 3 दिन के अंदर उसका फ्लैट वगैरह सब फाइनल हो गया, वो वहाँ पे रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इश्यूज आए ना, वो इश्यूज, सबसे पहला इश्यूज तब आया जब सपना के उस घर का, उस फ्लैट का, उस एरिया का एड्रेस होता है लीक। ये लीक आई थिंक विद इन 4 से 5 दिन के अंदर ही लीक हो गया। अब सोचने वाली बात है कि कैसे कैसे सपना का घर का एड्रेस, कैसे उसका फ्लैट नंबर, ये सब चीज़ें लीक हुई। तो लीक हुई कैसे? चलिए 1% हम ये बोल देते हैं कि ऑन रोड प्रॉपर्टी थी, व्लॉग वीडियो में किसी ने देख लिया होगा कि यहाँ पे रहती है, जो लोकल लोग होंगे उनको आइडिया लग गया होगा। लेकिन फ्लैट का नंबर, इतने सारे फ्लैट होते हैं किसी भी सोसाइटी में, इतने सारे फ्लैट होते हैं, अलग अलग विंग्स होती हैं, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद उसके फ्लैट का नंबर तक लीक हो जाता है और लोग फ्लैट के अंदर पहुंचने लगते हैं। जो इंसान पुलिस केस के आगे पीछे चक्कर काट रहा है, जिस इंसान को अलग अलग लेवल की कभी कभी धमकियां आती हैं, हमने वो धमकियां अपनी आंखों से विटनेस करी हैं। आज भी उन धमकियों के स्क्रीनशॉट मेरे पास भी अवेलेबल है, जहां पे सपना को मारने की खुले प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कमेंट सेक्शन में गोली वोली तक मारने की धमकियां मिल रही थी। एक इंसान जिसको धमकियां मिलती हैं, वो इंसान अपने एड्रेस को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके कैसे कंसर्न नहीं होएगा, लेकिन उसके बाद भी उसके फ्लैट तक लोग पहुंच जाते थे। आप भी, अगर आप में से कोई भी किसी सोसाइटी में रहता हो तो मुझे ये बताइए कि आज तक आपके फ्लैट के दरवाजे पे कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बिना पहुंच पाया, चाहे वो आपका कितना भी नियर बाय करीबी हो। और अगर गलती से वो बंदा आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है तो आप सबसे पहले किसको डांटते हैं? सोसाइटी में काम कर रहे, सोसाइटी को मैनेज कर रहे उन गार्ड्स को ही तो डांटेंगे, या उस मैनेजिंग टीम को ही तो डांटेंगे जो सिक्योरिटी के लिए होती है। इसीलिए लोग सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं कि सोसाइटी में हमारी प्रिवेसी और हमारी सिक्योरिटी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सपना के फ्लैट तक इतनी आसानी से लोगों का पहुंचना, सपना का फ्लैट नंबर इतनी आसानी से लोगों को पता चल जाना, ये बात आप खुद सोचिए कि कैसे लीक होती थी। ये बात आखिर पता चलती थी तो पता चलती कैसे थी? चलिए, इसके बाद भी
यहाँ पे मैटर खत्म नहीं होता है। इसके बाद आती है सपना की गाड़ी लेने की बारी। गाड़ी सपना ने ली, ये बात सिर्फ सपना को पता था, सपना की दोस्त को पता था, क्योंकि वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे आई ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी जिस दिन सपना ने गाड़ी खरीदी है ना, उसके 1-2 दिन बाद सपना की गाड़ी की इंफॉर्मेशन भी वायरल हो गई थी। 1-2 दिन के बाद से ही सपना की गाड़ी के बारे में सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगी थी। तो सपना अपनी ज़िंदगी में जो जो स्टेप आगे बढ़ रही थी ना, वो स्टेप उसके सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन के ज़रिए वायरल होते थे। कमेंट सेक्शन के ज़रिए उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी और बताई जाती थी। ये सब बताने वाला कौन था? अब आप इन डॉट्स को जोड़िए कि ये सब बताने वाला कौन था कि सपना अपनी ज़िंदगी में अब क्या कर रही है, अब कहाँ गई है, कौन से कलर की गाड़ी ली, किस दिन गाड़ी ली, फ्लैट का नंबर क्या है, सोसाइटी का नंबर क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सपना की आखिर लीक करता कौन था? वही तो करते होंगे जो सपना के इर्द गिर्द थे। बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। जब सपना वहाँ से मूव कर जाती है तो उसके बाद उसी सोसाइटी को बदनाम करने के लिए सपना के नाम से उसकी बदनामी की जाती है उसकी दोस्त द्वारा। कर्मकांड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। कर्मकांड अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जहाँ पे इन्होंने उस सोसाइटी को भी बदनाम किया, साथ में सपना को भी बदनाम किया, और इस स्टेटमेंट के बाद उस सोसाइटी की भी डिफेमेशन शुरू हो गई, क्योंकि उस सोसाइटी को डिफेम करने वाला भी कोई और नहीं, सपना की दोस्त थी। उन्होंने ही पब्लिक को यह हिंट प्रोवाइड करी कि सपना वहाँ पे क्या करती थी, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते थे, जिसका जवाब इन्होंने आज की डेट तक भी नहीं दिया, जिसका जवाब अभी तक भी नहीं दिया। और साथ साथ सोसाइटी को बदनाम कर दिया, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को बदनाम कर दिया, तो उसको डिफेम भी इन्होंने किया। एक तीर से दो निशाने साध दिए, जो कि निशाना हालांकि हवा में गया है, हवा में निशाना गया है, क्योंकि अगर सपना आधी % भी गलत होती ना, तो वो विदिन 15 से 20 मिनट बाद लाइव आके डंके की चोट पे ये नहीं बोलती कि प्रूव कर दो, बता दो कि मैंने वहाँ पे क्या किया था, बता दो, दिखा दो, जो करना है वो वहाँ पे कर दो। तो आप ये देखिए कि सपना की निजी इन्फॉर्मेशन तक ग्वालियर आने के बाद लीक होती थी। इससे पहले सपना की कोई भी पर्सनल चीज़ें जब तक वो शिवपुरी में थी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। 10-10, 15-15, महीना भर बीत जाता था, लेकिन किसी को खबर नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही सपना ग्वालियर में आई, उसके बाद से सपना अपनी ज़िंदगी में अब क्या कर रही है, अब क्या लेने वाली है, अब क्या ले चुकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लीक करवाई जाती थी या लीक होती थी। इसका मतलब यही था कि सपना जब वहाँ पे आई तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई थी, और सपना को बुलाने के पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग थी। लेकिन जब ये दिखा कि ये उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर रही है जिस हिसाब से हम करवाना चाह रहे हैं, तो उसको बदनाम करने की कोशिश करी, उसके ऊपर अपने लड़ाई झगड़ों का ब्लेम लगाने की कोशिश करी, ब्लेम गेम भी खेला गया उसके साथ, है ना। उसको बदनाम करने का भी पूरा प्लान किया गया, उसके साथ यूज़ करके उसको फेम लेने का, नेम फेम लेने की भी कोशिश करी गई। अरे मैं ये बोलती हूँ कि अगर इतना किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हटा के दिखा दो ना। सपना के नामो निशान अपने चैनल से हटा के दिखा दो। 12-15 दिन पहले तक भी सपना की गाड़ी वाला व्लॉग डाल के बैठे हो, और सपना को नौटंकीबाज औरत अगर बोलते हो तो हटाओ उसके नाम की सारी चीज़ें। आज भी चैनल में तकरीबन जितनी भी पॉपुलर वीडियोस है, सारी सपना 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 है। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हटा के दिखाओ। वो हमारी मजाल है अगर किसी से नहीं बनी, और इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो हम उसका नामो निशान भी अपनी जगह पे रखना पसंद नहीं करते हैं। इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो, इतना सच्चाई वाले हो, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए ना, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें वो नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ, लेकिन चैनल चलाना है, एनी हाउ चैनल को चलाना है, चाहे कंट्रोवर्सी करके चलाया जाए, चाहे ब्लेम गेम डाल के चलाया जाए, चलाना है। तो ये सारी चीज़ें अब जब दिमाग में आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सपना के लिए तो गेम शायद उस दिन से ही
शुरू हो गया था खेलना। जिस दिन से ऐसा फील हुआ कि सपना अपने डिसीजंस अब धीरे धीरे खुद लेने लगी है और अब अपने डिसीजंस में किसी की राय नहीं ले रही है। तब तक सपना बहुत अच्छी थी, जब तक सपना पानी पीने से पहले भी, एक निवाला मुंह में डालने से पहले भी पूछती थी। लेकिन जब सपना ने अपनी ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस लेने शुरू करे, जिसमें उसने अपना बिजनेस खोलने का भी डिसीजन लिया, अपना गाड़ी लेने का भी डिसीजन लिया, उस दिन से चीज़ें खटकने लगी कि यार ये तो यहाँ आके बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही है। अब तो ये अच्छा खासा बिजनेस भी शुरू करने वाली है। उस लड़की ने अपना पूरा बिजनेस का सेटअप तक तैयार कर लिया था। कितना डिस्टर्ब उसका काम वहाँ पे हुआ है, पूरा उसने दिखाना शुरू कर दिया था अपना काम के लिए। वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन उसका बढ़ता हुआ काम, उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ और उसका कॉन्फिडेंस देख के कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो गई। तो पहले शुरू किया कि इसको लपेटे में लेते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं ऑफ कैमरा। बात नहीं जमी, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, उसको ब्लेम गेम में फंसाने की कोशिश करी, अपने ग्रह कलेश में उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। उसके अंदर इतनी समझदारी थी कि उसने ना इफ करा ना बट, वो वहाँ से भाग के जाने को तैयार हो गई कि भैया ये जगह ही छोड़ो, ये जगह ही छोड़ो, कल को मेरे ऊपर ये ब्लेम आ जाएगा कि इन्होंने ही तुम्हें यहाँ पे रहने का ठिया ठिकाना दिया और ये एहसान जताया जाएगा कि इन्होंने ही ठिया ठिकाना दिया। तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसके अंदर ये चीज़ कि उसने वो छोड़ दिया कि ये तुमने हेल्प करी थी ना, मैं इस हेल्प को छोड़ती हूँ। तो वो वहाँ से चली गई। अब चलने के बाद भी जब यहाँ पे चीज़ें नहीं जमी कि यार ये तो इतनी आसानी से चली गई, ना कुछ हड़कंप मचा, ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, हमारा तो नुकसान हो गया, ऑफ कैमरा भी नुकसान हो गया और ऑन कैमरा भी नुकसान हो गया, तो अब क्या करें। तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू करी गई पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। वरना ये मैटर गाइस ऑलरेडी ऑफ कैमरा सॉर्ट हो चुका था। ऑलरेडी उस कॉल पे सपना सारे रिश्ते तोड़ के मूव ऑन कर चुकी थी कि ये चीज़ें मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन वो चीज़ें लाई गई क्योंकि अपना प्रॉफिट भी तो निकालना था, जो इतना कुछ नुकसान हो गया था वो भी निकालना था, प्लस ईगो हर्ट हो गई कि हमारी लाई हुई, हम किस चीज़ के लिए लाए थे और इसने कैसे जाने का डिसीजन ले लिया। तो बात लग गई थी ईगो पे, और वो ईगो उनके पति की हर्ट हो गई थी, मैनली ईगो, कि दूसरे को भी अपने काबू में रखना। तो वो मैनली ईगो जब हर्ट हुई तो वो ईगो क्लैश करी अपनी बीवी के साथ, और वो ईगो क्लैश करी सपना के साथ भी। इसीलिए बीवी पे भी गुस्सा निकाला गया, उसके बाद सपना को भी अनाप शनाप बोला गया। तो कोई भी यहाँ पे किसी की गाली लेने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है। अगर आप आज की डेट में किसी को थप्पड़ मारो और आप ये सोचो कि वो आज भी लोग गांधीगिरी फॉलो करे कि नहीं भैया मेरे दूसरे गाल पे मार लो, तो ना तो वो ज़माना है ना ही वो दौर है। थप्पड़ का जवाब आज की डेट में लोग थप्पड़ से ही देते हैं, है ना। तो ये कोई औरत या मर्द वाली बात नहीं है कि अगर मर्द गाली दे रहा है तो औरत को गाली सुननी है क्योंकि वो औरत है, वो गाली नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जुल्म सहना भी गुनाह होता है और जुल्म करना भी गुनाह होता है। तो आप जैसा करोगे वैसा लेने के लिए अपने आप को तैयार भी करना चाहिए। अगर आप आदमी को जज नहीं कर रहे हो कुछ भी करने से, तो आप औरत को भी जज नहीं करते। जब वो अपने डिफेंस में कुछ बोल रही है या कुछ कर रही है, तो फिर उसमें औरत को भी जज नहीं करना चाहिए, है ना। इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताऊंगी, जहाँ पे मैं मेजरली जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, ये गलती सपना की, ये गलती सपना की, ये गलती, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और होप करूँगी कि उस वीडियो को आप लोग बहुत गहराई से देखें, सुने और समझें, उसके बाद कमेंट करें। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और आप लोगों को ये चीज़ मैंने बता दी है कि सपना की प्रीवियसी लीक होनी शुरू हो गई थी ग्वालियर में 1-2 हफ्ते रहने के बाद ही, जब सामने वाले को ये लगा कि अब सपना अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो गई है, मूव ऑन कर रही है और सपना के अब अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बन रहे हैं, अपना गाड़ी भी ले ली है, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है और लोगों का सपोर्ट भी सपना को मिल रहा है। और सपना अब वो सारी चीज़ें डिस्कस हमसे नहीं कर रही है, तो वहाँ से बेसिकली ये इनसिक्योरिटी होनी शुरू हुई और उस जगह को बदनाम भी इन्होंने किया,
सपना को बदनाम भी इन्होंने किया। आज सोचिए कि पूरे सोशल मीडिया पे सपना जिस जगह रह रही है उस जगह पे लोग वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए हैं। लोग जा जाके वो एरिया, वो लोकेशन, वो लोकेलिटी, वो सोसाइटी दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे जो हिंट दे दी है कि सपना वहाँ पे क्या कर्मकांड करती थी, इसके चक्कर में वो पूरा सोसाइटी भी डिफेम हुई, सपना की भी बदनामी करी। और अब लोग वहाँ पे जा जाके बाकायदा ये वीडियो बना रहे कि देखिए ये है वो जगह जहाँ पे ऐसा होता था, देखिए ये है वो जगह जहाँ पे ऐसा होता था। तो इस जगह को बदनाम सपना ने नहीं, मैं बोलूँगी किसी भी यूट्यूब में रहने वाले लोगों ने नहीं, इस जगह को बदनाम करने वाली भी सपना की दोस्ती थी, जो उस सोसाइटी के नाम पे ये गंद अपनी वीडियो में बोल के गई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।